नमस्कार दोस्तों, जिन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज देखेंगे दोस्तों अपने जो सल्तनत काल का जो अपन पढ़ रहे थे इतिहास के अंदर, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और सल्तनत काल के अंदर अपनों ने सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ रहे थे? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। उसके बाद में राजा कौन बना गया गुलाम वंश का आगे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में वहां पे जो काजी वगैरह थे, सेठ साहूकार थे, उन्होंने किसको राजा बना दिया? रजिया सुल्तान को, क्योंकि इल्तुतमिश का बेटा लायक नहीं था बिया, और उसकी मां के चलते दिए उनको बर्दाश्त नहीं। क्योंकि देखो रजिया सुल्तान है एक मतलब अपन बात करें बहुत अच्छी महिला मानी जाती है। किसके अंदर है? प्रशासन के तौर पर। क्यों? एक तो पढ़े लिखे थे, दूसरी बात है वो इस्लाम धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है, और इतने कायदे कानून रखते थे। तो वहां के जो शेख साहूकार थे उन्होंने क्या किया भैया कि सभी ने मिलकर रजिया सुल्तान को राजा बना दिया। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि इतिहास की प्रथम मुस्लिम मतलब भारत की, ठीक है ना, तो आपसे कैसे भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन बड़ी बच्चों? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, ये देख लिया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान कब से कब तक है? 1236 से लेकर 1240 तक ये उनका क्या था भैया? शासनकाल था, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। और भी आगे बात करें, जैसे ये भैया राजा बनी, राजा बनने के बाद के अंदर हुआ क्या कि पहले तो इस्लाम धर्म को मानते थे, बाद के अंदर इन्होंने जो बुर्का वगैरह पहनते थे उनको छोड़ दिया, और अब क्या करने जो अपने जहां पर राजगद्दी पर बैठने लगे तो अब भैया टोपी पहनकर नॉर्मल वैसे इस्लाम धर्म को मानना ही छोड़ दिया। ये उन्होंने काजी में सोचा है ये क्या हुआ, पहले तो ये बहुत बढ़िया थी और अब क्या हुआ? अब ये मतलब इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाजों को, कल्चर को नहीं फॉलो कर रही है। बाद के अंदर उन्होंने जो बड़े बड़े पदों पर जो तुर्की शासक थे उनको हटाना शुरू कर दिया और उनके स्थान पर पठानों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। एक घोड़े का सौदागर था, ठीक है, जो घोड़ों की मतलब देख रेख वगैरह करता था, उससे उसने क्या कर दिया? शादी कर ली, और उसका नाम था अल्तुनिया। ये तो उनको बिल्कुल भी नहीं जची नवरसेट लोगों को। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? ये ना तो अपने धर्म मानते, तो राजा बनने के बाद में अपने चलाने लग गई है, ठीक है। और अब उन्होंने सभी ने मिलकर देखो भैया गुलाम वंश ना, गुलाम वंश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इतनी ज्यादा राजा की नहीं चलती थी, उससे ज्यादा सेठ साहूकार लोगों की चलती थी, ठीक है। तो वहां के काजी वगैरह थे उनकी ज्यादा चलती थी। तो अब उन्होंने प्लान बनाया कि इसको हटाओ भैया। इस बात का पता चल गया कि रातों रात क्या कहा गया, उन जो सेठ साहू का जो काजी वगैरह थे उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि इसको मार डालो रातों रात। ये बात पता चले तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया वहां से भागे घोड़ा लेकर, ठीक है, निकले और कहते हैं कि पीछे सेना लग गई और रास्ते के अंदर दोनों पकड़े जाते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। अगले दिन क्या बताया कि क्या हुआ कि रजिया सुल्तान जा रही थी, रास्ते में डाकू मिल गए, उनको कुछ मिला नहीं और उनको मार डाला। तो कहा जाता है ना गुंडों में फंस गई रजिया, तो ऐसे मरी थी रजिया, ठीक है, ये हुआ था। देखो भैया सारे के सारे है ना, यहाँ पर दिल्ली का राजा कौन बनेगा ये सारा का सारा कौन तय कर रहा है? ये कर रहा है बच्चों बलवन, ठीक है ना। बलवन सभी को घुमा रहा है, और बलवन कौन था? तुर्कान चिहलगानी जो परंपरा बोले तो 40 गुलाम जो वफादार थे वो एक संगठन या कम्युनिटी या समुदाय बनाया था। किसने? इल्तुतमिश में, उसी में था बलवान, और बलवान सबसे खतरनाक बंदा था। उसने क्या किया, आगे राजा उसी ने बनवा लिया कि अब इसको बना दो, उसको हटा दो। उसी के बाद में उसने नसरुद्दीन को बनाया राजा, नसरुद्दीन मोहम्मद को, और नसरुद्दीन मोहम्मद को बनाया, और उसके बाद उसने क्या कर दिया, इसने बलवंत ने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ कर दी। एक क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश का ऐसा राजा जो टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था, तो उत्तर क्या रहेगा? नसरुद्दीन, ठीक है ना। यही था बच्चों, ये टोपी सिल लेता, इसने कहा कि मैं मेरा खर्चा तो खुद ही निकाल लूंगा, और बलवन का तू संभाला कर पूरा प्रशासन। अब ये हुआ। अब देखो भैया बाद में होता क्या है, बलवन ने नसरुद्दीन मोहम्मद को कहा कि देखो भैया मैंने अपनी पुत्री की शादी कर दी है। इससे नसरुद्दीन मोहम्मद बहुत खुश हुआ, उसने उलुग खान की उपाधि प्रदान की, किसको? बलवन को।
और बलवन ने ठीक है प्रशासन संभाला, बाद में नसरुद्दीन को बोला कि आप साइड में हटिए, मुझे राजा बनाइए, तो उसने कहा ठीक है आप संभालो। फिर राजा कौन बन जाता है? बलवन। जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो आ सकते हैं बलवन से लिया। एक देखो बात करें अपन बलवन, तो हाँ खड़े हो जा, हाँ भाई चुप हो जा, तेजा, हाँ बिजू पटनायक। और आपसे क्वेश्चन है कि देखो भैया बलवन के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी और वो थी अपने दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि राज्य प्रशासन के अंदर कौन राजा बनेगा? बलवन के साथ साथ में किसकी चलती थी? सेठ साहूकारों की। तो अपने के सेठ साहूकार हो चाहे कोई भी हो, अगर आप राज्य प्रशासन के खिलाफ जाओगे तो आपके साथ में क्या कर दिया जाएगा? सल्टा दिया जाएगा भैया। ठीक है, तो अपने दुश्मनों के खिलाफ बलवन ने कौन सी नीति अपनाई थी? वेरी गुड, लोहा और रक्त की, आयरन एंड ब्लड। ठीक है, तो लोहा और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक बलवन, ये क्वेश्चन अपने पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखो, पहले क्या होता था, जैसे राजा बैठा है, ठीक है ना, राज दरबार के अंदर चल रही है सभा, अगर मान लीजिए कोई नगर सेठ आ जाए तो क्या होना पड़ता? राजा खड़ा हो जाता था उनके सम्मान में। अगर वो पहले आकर बैठे, राजा आया तो कोई खड़ा ही नहीं होता था। तो उन्होंने कहा यार ये क्या लफड़ा है? तो बलवन ने कहा ध्यान रखो भैया, राजा राजा होता है, नगर सेठ होते हैं। किसकी चलेगी? राजा की चलेगी। कोई भी राज दरबार में आएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले राजा को झुककर क्या करेगा? नमस्कार करेगा, उसको बोलते हैं सिजदा। ठीक है, सिजदा मतलब झुककर सलाम करना, ये होता है। और एक होती है पेबोस। तो क्वेश्चन आता है, एक तो किसकी नीति आती है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ लोहा और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक है बलवन। लिखो भैया, लोहा और रक्त की नीति, लोहा और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन कि एक सिजदा और पेबोस, सिजदा और पेबोस ये प्रथा भैया। पेबोस प्रथा क्या होती है कि राजा के चरणों के अंदर लेटकर उसके चरण कमल को छूना। बोले तो अपने घुटनों के ऊपर लेट जाओ भैया, और अपने छाती होती है ना, ये नीचे लगानी होती है राजा के सम्मान में, उसको बोलते हैं पेबोस। सिजदा मतलब झुककर सलाम करना, पेबोस मतलब लेट जाना और छाती नीचे लगाना चाहना, ये माना जाता है। सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? प्रथा की शुरुआत की बलवन के द्वारा। एक क्वेश्चन है और विजय आपसे, आप ये बताइए कि जो फारसी धर्म है, फारसी धर्म नए साल के ऊपर एक त्योहार मनाते हैं, एक फेस्टिवल का क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम बताइए। हाँ गौरव आप बताओ। हाँ आप बताओ। नवरोज। ठीक है, तो पारसी धर्म के द्वारा जो नए साल के ऊपर जो त्योहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं बच्चों नवरोज। तो नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बलवन के द्वारा। ठीक है भैया, नवरोज उत्सव की शुरुआत, नवरोज उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बलवन के द्वारा की गई। ठीक है, सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत है बलवन के द्वारा। अपने दुश्मनों के खिलाफ लोहा और रक्त की नीति, हाँ बलवन है। देखो अगर अपन बात करें कि आज भी हरियाणा के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है मेवात, ठीक है ना, जिसे आज वर्तमान में नूह कहते हैं और जिसे भी मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मुसलमान और ऐसे कट्टरपंथी है वो। उसके मतलब ये दिल्ली के पास में ये एरिया, उसी प्रकार से पहले भी दिल्ली के आसपास का बहुत ही जंगल का एरिया हुआ करता था और यहाँ पर ये मेवाती रहते थे और ये इतने गंदे होते थे, यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं देते थे, लूट लेते थे, मार देते थे, मार काट करते, तबाही मचाते थे। तो बलवन ने क्या किया? अपनी सेना तैयार करी और इनकी हालत कर दी खराब। इनको पकड़ पकड़ के क्या कर दिया था? मार मार के लटका दिया था पेड़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ था खतरनाक तरीके से, मतलब अपने दुश्मनों के खिलाफ लोहा और रक्त की नीति, ये थी उनकी नीतियां कि जो मेरे राज्य प्रशासन के खिलाफ जाएगा उसको मैं बख्शूंगा नहीं, उसको मार दिया जाएगा। ये है भैया लोहा और रक्त की नीति। ठीक है, तो सिजदा पेबोस समझ में आ गया और नए त्योहार आ गए। ये तीन चीज शुरुआत की थी बलवन ने। और बलवन ने कौन सी परंपरा का अंत किया? तुर्कान ने चीहे लगाने। उसने कहा कि मैं भी तो इस 40 गुलामों से निकल कर आया हूं, मेरा ही कोई बाप ना पैदा हो जाए, मैं इस परंपरा को बंद करता हूं।
ठीक है, तो एक ध्यान रख लेना, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी परंपरा का समाप्त किया, फिर अंत किया। किसने किया? बलबन के द्वारा। इतना आपको याद रखना है भैया। और एक क्वेश्चन है राहुल आपसे, आप ये बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी गुड, शमसुद्दीन कैमूस। ठीक है, तो ये इतने आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं किससे? गुलाम वंश से। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अपने एग्जाम के अंदर। यहां से अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे के सारे समझ में आ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो मिटा दो उसको, लिख लिया? हाँ भाई लिखो, फटाफट करो फिनिश इसको। देखो भैया, गुलाम वंश, गुलाम वंश कहां से कहां तक है? 1206 से लेकर 1290। शमसुद्दीन कैमूस की हत्या किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। और फिर भी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली के अंदर कौन से वंश की नींव रखी? खिलजी। ठीक है ना, तो खिलजी डायनेस्टी बात करते हैं अपन, खिलजी वंश। पहला, अब देखो खिलजी वंश से क्या क्या क्वेश्चन अपने बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। पहला तो आएगा खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद में राजा कौन बना भैया? अलाउद्दीन खिलजी। और फिर उसके बाद राजा कौन बनेगा? मुबारक खिलजी। ठीक है भैया, तो अंतिम शासक कौन? मुबारक खिलजी। और संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन। एक तो ये। अब देखो भैया क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बना 1290 के अंदर। बाद में देखो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो आप कहोगे सर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद। कैसे? इनके बड़े भाई थे भैया, उनकी हो गई थी डेथ। ठीक है, और मरने के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को पाला था, अपने बेटे से ज्यादा बढ़कर इसको प्यार दिया था, इसी हिसाब से उसकी परवरिश की थी। और ये बहुत ही खतरनाक शासक था भैया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक, इसको इतना युद्ध कौशल में निपुण किया गया बच्चों। और बाद में थोड़ा बड़ा होते ही उसने क्या कर दिया, बड़ी सेना की बागडोर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसको सौंप दी? अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी काब। और ये बड़े बड़े युद्धों में जाते थे अलाउद्दीन खिलजी। और भैया अपने दम पर इतना खतरनाक ये लीडर था, इससे सामने वाली पार्टी तो भागकर चले जाती थी भैया, लड़ने को आता नहीं था। और ये तबाही मचाता था, भयंकर मार काट में विश्वास करता था। इसकी साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी? युद्ध नीति थी। तो देखो भैया बाद के अंदर क्या करता, जब भी आता था ना अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतकर, तो अपने चाचा से गले से मिलता था। ठीक है, बहुत आपस में प्यार था। और उसी को भैया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया, अपने बेटे की शादी भी इसी से कर दी। तो ये क्या हो गया, दामाद भी हो गया और भतीजा भी। ठीक है, ये चीज है। एक बार की बात है, बंगाल अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर गया था, बहुत बड़ी कार्रवाई करके आया था, बहुत बड़ा धन लेकर आया था। अब जैसे ही क्या कौन आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजगीर से खड़े हुए, अरे आ रहे अलाउद्दीन खिलजी बेटा आया। तो कहते हैं कि जैसे ही गले मिला, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, छुरा निकाला और चाचा को सटा दिया। ठीक है, अब उसने कहा साइड में मैं बनूंगा राजा, तो बन गया। तो कहा जाता है कि सल्तनत काल का सबसे खतरनाक राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पूरे विश्व के अंदर सबसे पावरफुल बंदा था अलाउद्दीन खिलजी। और इसके पावरफुल होने के पीछे मैं रीजन बताता हूं कुछ बातें। देखो भैया, इसके पीछे राजस्थान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी कितनी बार आया था पता है आप लोगों को? 5 बार आया था, 5 बार तबाही मचा के गया था, लेकिन धोखे से। ठीक है ना, लेकिन कुछ भी हो, साम दाम दंड भेद, ये युद्ध नीति होती है, इन्हीं नीति को अपनाता था। और 5 राजस्थान में, वैसे तो इतिहास में 4 साके तो अलाउद्दीन खिलजी ने किए राजस्थान में, ये चीज है। साका क्या होता है? देखो भैया साका ये होता है, जब मान लीजिए अपन राजस्थान की हमारी रियासत है और हम राजा है, और हमारे ऊपर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर रहा है, उसके अंदर कंफर्म पता है हमारी हार होनी निश्चित है।
ठीक है, क्योंकि सेना उनकी प्रभावी हो चुकी है युद्ध के दौरान। युद्ध तो चलता ही रहता है लॉन्ग पीरियड तक। अब क्या होता है कि अब लास्ट मोमेंट ये बचते कि हार तो अपनी कंफर्म है, तो क्या करें, मरना तो है ही। अब दुश्मन को क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, और महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, कोई दूसरा गैर मर्द छुए नहीं, इसलिए क्या करते थे, हमारे राजपूताने में परंपरा थी, तो महिलाएं क्या करते थे, जोहर कर लेते थे आग या पानी में कूद कर, ठीक है। और पुरुष क्या करते थे, केसरिया बाना पहनकर, माथे में तिलक कर कर, जय भवानी का उद्घोष कर कर युद्ध मैदान में कूद जाते थे कि हम तो मरेंगे लेकिन सनम तुझे भी ले डूबेंगे, ये नीति थी भैया। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी इतना पावरफुल क्यों था, इसके पीछे की कहानियां तो मिटा दूं मैं। आप भैया अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब तो प्योर ऑफ ड्यूटी सिस्टम भी आने वाला है, ठीक है, ये तो थोड़ा लफड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले की बात करें अपन, तो आर्मी क्या है भैया, परमानेंट ही है, परमानेंट है, प्योर ऑफ ड्यूटी अलग सिस्टम है, लेकिन फिर भी तो 50% तो परमानेंट रहेंगे ही। तो अब आपसे क्वेश्चन है कि इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? अब देखो सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फेसबुक पर और कोई व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है इंडियन आर्मी, ठीक है ना, वर्दी का स्टेटस डालते हैं, तो ये वर्दी से कितना लगाव है हमें, रियल की बात है। चाहे आप आर्मी में जाओ, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करो, चाहे आप मतलब किसी भी बेल्ट की नौकरी की तैयारी करो, वर्दी का जोश ही कुछ अलग होता है, तो सभी को वर्दी से प्यार होता है। तो आपसे क्वेश्चन है कि अपने जो अपने सैनिक होते हैं उनको हुलिया, हुलिया क्या होता है बच्चों, वर्दी, ठीक है ना, ड्रेस कोड होता है। क्या हुलिया रखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी इतिहास में? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। एक तो स्थायी सेना परमानेंट आर्मी रखेगा, और देखो दूसरी बात है परमानेंट है, अगर आप किसी से काम करवाओगे तो क्या देना पड़ेगा, मंथली वेतन देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन, क्या इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना रखने की शुरुआत बलबन के द्वारा? ये देखो युद्ध करता था, अब सेना स्थायी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है लड़ने जाएंगे तो ड्रेस कोड तो होना चाहिए ना, कि अपने कौन से अपने सैनिक और कौन से विपक्ष के हैं, तो सबसे पहले ड्रेस कोड बोले तो हुलिया रखने की परंपरा। और तीसरी बात करें अपन स्थायी मतलब सेना रखी है तो वेतन, तो वेतन देने की शुरुआत। दूसरी बात हुलिया मतलब ड्रेस कोड, और तीसरी स्थायी सेना। इसके अलावा घोड़ा दागने की परंपरा की भी शुरुआत किसने की थी भैया? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब घोड़े की पहचान के तौर पर एक मोर मारी जाती थी, जैसे कि कोई लोहे धातु का एक मोर थी, इस हिसाब से थी, जिस हिसाब से हमारे ये चिन्ह है ना सांख्या स्वास्तिक चिन्ह, इसी हिसाब से क्या होता था, एक लोहे का होता था और मतलब एक मोहर होती थी, ऐसे गर्म करके घोड़े पर मारते थे छाप, ये हमारा घोड़ा है, ठीक है, ये है भैया। तो एक क्वेश्चन है, तो ये है भैया। और अगर अपन बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को इतना पैसा देता था, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो भैया, कोई भी राजा है लड़ाई करने जाएगा, दूसरे साम्राज्य के ऊपर, दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करेगा, तो आक्रमण करेगा तो वहां से क्या करके लेकर आएगा? धन लूट कर लेकर आएगा। अब देखो भैया, अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे राजा थे, उनमें क्या अंतर था प्रशासन के तौर पर? मतलब अब देखो भैया, पहले क्या हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले की बात करता हूं मैं, कि जब भी सेना लड़ाई लड़ने जाते थे, क्योंकि परमानेंट तो आर्मी रखते नहीं थे, जब भी सेना लड़ाई लड़ने जाते थे ना, तो होता क्या था कि वहां से जीत कर आते थे तो धन लूट कर लेके आते थे, उसका बंटवारा होता था। और बंटवारा किस हिसाब से कि जितना मान लीजिए कि 100 रुपए लेकर आए, उदाहरण के तौर पर से 100 सोने की मुद्रा लेकर आए, तो उसमें इनके 1/4 किसको दे दिया जाता? राजा के पास रख दी जाती, राजा के खर्चे के लिए चाहिए भैया, तो राजा को दे दिया। 1/4 भाग किसको दे दिया? ये अपने राज्य कोष में जमा करवा दिया, क्यों? राज्य के विकास के राजा पैसे कहां से लेकर आएगा? राजकोष से तो देगा। 1/4 जो भाग है ना पैसे, ये सैनिकों में बांट दिया जाता था, और 1/4 भाग ये किस में दे दिया जाता था? प्रधान सेनापति आपस में बांट लेते थे इस पैसे को। ये होती थी पहले परंपरा सैनिकों में, कि जिस हिसाब से कोई भी राजा जीत कर आएगा तो इस हिसाब से धन का बंटवारा करेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने परमानेंट आर्मी रख ली, तो वेतन तो देना ही पड़ेगा। तो अब देखो वेतन कहां से दिया जाएगा? राजकोष से दिया जाएगा। तो राजकोष में पैसा कैसे इकट्ठे करेंगे? जो भी सेना लेकर जाते बहुत सारा धन लूट कर लेकर आते,
तो उसमें बंटवारा कैसा करते कि 1/4 भाग तो राजा के खर्चे के लिए, राजा के में तो खर्चा होता है पर्सनल चाय बीड़ी का, तो वो कहां से लेकर आएगा, तो 1/4 भाग। अब देखो भैया सारी की सारी सैलरी, राज्य के विकास की जो योजनाएं बनाना, सारा काम राजकोष से पैसा लगेगा, तो राजकोष में जमा हो जाता था 1/2 भाग। अब बचा 1/4 भाग, वो क्या कर लेते, सैनिक और सेनापति आपस में बांट लेते थे। ये प्रक्रिया थी, ठीक है। तो अब देखो भैया स्थायी सेना रखेगा तो वेतन देना पड़ेगा, वो वेतन कहां से आता था, यहां से आता था, ये व्यवस्था थी। तो इतना समझ में आ गया अलाउद्दीन खिलजी के पावरफुल होने के पीछे राज। एक तो देखो यार कि आप क्या करो कि थोड़े दिन गांव चले जाओ और फिर आकर आप दौड़ लगाओगे तो टाइमिंग दोगे तो टाइमिंग क्या आएगी, गड़बड़ आएगी ना। और एक आप रेगुलर तैयारी करते हो और रेगुलर तैयारी करके आप टाइमिंग देते हो, कितनी शानदार आता है, इंप्रूवमेंट होता है। तो मतलब क्या होगा, जो सैनिक क्या करेगा, कंटिन्यू अभ्यास करता रहेगा, तो वो क्या होगा भैया, पावरफुल होगा, ठीक है ना। इसीलिए इसकी सेना बहुत पावरफुल थी, इसके पीछे यही है। तो ये तो आ गया धर्म के बंटवारे को लेकर जो प्रशासन व्यवस्था थी वो। अब बात करते हैं, लिखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फटाफट। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में सर्वप्रथम स्थायी सेना रखना, दूसरा सेना को नगद वेतन देना, तीसरा भैया गोलियां रखना, बोले तो ड्रेस कोड, चौथा होता है घोड़ा दागना। ये परंपरा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये तो ये हो गई। इसके अलावा 2 कर भी लगाए थे, और वो 2 कर कौन थे, अब देखो 2 कर लगाए थे। अगर कोई व्यक्ति पशुपालन के तौर पर अगर नए पशु लेकर आता है तो राजा को पैसे देगा, अगर नए घर का निर्माण करवाएगा तो राजा को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो चराई कर था, एक निर्माण कार्य के लिए कर लगाया गया था। तो ये 2 कर भी लगाए थे, ये व्यवस्था थी। उसके अलावा कि इनके नगरी के अंदर कोई व्यक्ति अपन मान लीजिए दुकानदार से सामान लाने गए, ठीक है, और वो क्या करता है, तोलते समय चोरी करता है, तो भैया अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कोई भी क्या नहीं करेगा भैया, चोरी वगैरह नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रशासन के तौर पर वो क्या करते थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भैया मेरे नगरी के अंदर, ठीक है ना, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, जो चीज है वो मूल्य रखो, आप डिसाइड करो, अगर आप कुछ माप तोल में गड़बड़ करते हो तो उन्होंने एक नियम बना रखा था, और उस नियम का नाम क्या है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। क्वेश्चन ये भी आपके पेपर सेटों में मिलेगा कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपको वैसे ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली होती क्या चीज है। देखो बच्चों, अपन सामान लेने गए दुकानदार से, हमने कहा भाई आप चीनी दे दे 2 किलो, तो उसने क्या किया, 2 किलो के बजाय कितनी दे दी, 1 किलो 700 ग्राम चीनी दे दी, पैसे ले लिए। हमने कहा यार चीनी कम है, उसने कहा नहीं सही है हमारा, तो हम तोले तो उसको कम लगी, तो हमने इसको बताया भाई तो तूने चीनी कम तोली, उसने कहा भैया मैंने तो पूरी 2 किलो तोले, तूने निकाल दिया घर पर जाकर, तो वो मना कर दिया, आपस में झगड़ने लग जाता है। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, जो ग्राहक था वो जाएगा किसके पास में, राजा के पास में। राजा को कहेगा साहब हमने ये चीजें लेकर आए थे, वहां पर मतलब सामान लिया था, ये कम आया था, राजा को शिकायत कर सकते हैं, वहां पर अलग से बना रखा था। अब राजा क्या करता, किसी व्यक्ति सैनिक को भेजता कि जाओ भैया चेक करके आओ, सिविल ड्रेस में जाते कोई आम नागरिक बनकर, और वहां उस दुकान पर वो सामान खरीदता, तो सामान तोल के अंदर आ जाते ना गड़बड़, तो अब तोल में आते राजा क्या करता, अब उसको बुलाता, आ जा भैया दुकानदार। अब उसको बुलाया जाता, उसको कहता हाँ भाई क्या कितनी चोरी की है। अब उसको ग्राहक कैसा 300 ग्राम कम आया है, पकड़ो भैया उसको, सैनिकों कहते लाओ भैया साइड में और उसका मांस काटो। क्या करते उसका मांस काटते, फिर उसको मांस काट के तोलते, कितना ग्राम हो गया, कसा 250 ग्राम और काटो, ठीक है 300 ग्राम। तो मतलब ये हो गया कोई चोरी करेगा क्या, ऐसा नियम लगा दिया जाएगा तो कोई नहीं करेगा भैया। तो इतनी खतरनाक प्रणाली थी ये है मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो मार्केट के अंदर भैया कोई व्यक्ति क्या नहीं करे, चोरी वगैरह नहीं करे, माप तोल से सम देते, उसके लिए नियम बना रखा था जिसको बोलते हैं मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो ये इतना ध्यान रखना अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट डाटा। इसके अलावा स्थापत्य कला की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस का निर्माण कार्य करवाया था। तो पहले अपन बात करते हैं इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है।
इलाही दरवाजा। तो एक बताओ भाई, इलाही दरवाजा कहाँ है? हाँ, तो देखो इलाही दरवाजा। देखो बच्चों, स्थापत्य कला की बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया था। देखो भैया, एक तो कहते हैं इलाही दरवाजा। इलाही दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में। इसे क्या कहा जाता है? इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहते हैं? इलाही दरवाजे को। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये कहां पर है? दिल्ली में। एक अगर बात करें दिल्ली के अंदर ही एक बनाया था सिरी का किला। किसका? सिरी का किला। सिरी का किला कहां पर है? दिल्ली में। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा, हजार खंबा महल। हजार खंबा महल, ये 3 निर्माण कार्य करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो यार, अलाउद्दीन खिलजी को फुर्सत कहां मिली थी? हमेशा लड़ता ही रहा था। ठीक है, तो हमेशा लड़ाई करी थी। अगर बात करें अपन राजस्थान के अंदर, राजस्थान इतिहास का पहला साका कब हुआ? पता ही नहीं। 1301 के अंदर हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। तो अब देखो वो लड़ाई हुई थी। उसके बाद में करते हैं दूसरा साका 1303। याद आया कुछ? अरे रानी पद्मावती, राव रतन सिंह, हाँ, चित्तौड़गढ़ वाला। ठीक है, तो ये चीज देखो, ये अपने क्या है कि राजस्थान के इतिहास में आते हैं, अपने इंडिया वाले में आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रानी पद्मावती वाले बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी बात। तो अब देखो इतना लिख लिया, क्योंकि देखो ये ना राजस्थान के इतिहास में क्वेश्चन आते हैं, अपने इंडिया के अंदर आते नहीं है, ना तो अपने सिलेबस में आते हैं, ना तो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन एक पुस्तक बता देता हूँ, पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। पद्मावत। देखो बच्चों, पद्मावत पुस्तक के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? रानी पद्मिनी